So this is the fourth lecture on coordinate geometry for JEE advanced level. We will start the class with some good problem discussion on the basis of centroid and in-center जो हम लोग पिछले क्लास तक किए हुए हैं. So first problem goes like this. Suppose I am giving the first problem as if G be the centroid, if G be the centroid, G be the centroid and I be the in-center of triangle, I be the in-center of triangle with vertices A minus 36,7, B 20,7 and C 0, minus 8 and GI मतलब G और I के बीच का डिस्टेंस GI इक्वल टू 25/3 टाइम्स अंडर रूट के अंदर में दिया हुआ है 205 टाइम्स लैम्डा देखो बाहर है, थोड़ा ध्यान से. 205 टाइम्स लैम्डा. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो वी हैव टू डू दिस प्रॉब्लम. देखो इसको हम लोग करेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे. बस थोड़ा कैलकुलेशन ही सही से करना है इसमें, बाकी तो कुछ ज़्यादा डेंजरस दिया नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग एक रफ फिगर बना लेते हैं जिसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है. एक रैंडम ट्रायंगल बना लेते हैं. मान लो पहला वर्टेक्स ए दिया हुआ है -36,7, दूसरा वर्टेक्स 20,7, तीसरा वर्टेक्स 0, -8. तो सेंट्रॉइड तो भाई हम सबसे पहले निकाल देंगे बहुत आसानी से. सेंट्रॉइड में तुमको टाइम लगना नहीं चाहिए. तो सेंट्रॉइड that is G is given by G हम लोग लिखेंगे -36 + 20 + 0/3, 7 + 7 - 8/3. Therefore centroid G we are getting -16/3, 2. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. जिसका भी आ रहा है हैंड रेस कर सकते हो तुम. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आवर सेंट्रॉइड G बहुत ही आसानी से निकाल लिया. नाउ इट्स द टाइम टू फाइंड इन सेंटर. सो फॉर इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है. ए के सामने जो लेंथ होता है वो स्मॉल ए होता है, बी के सामने जो लेंथ होता है वो स्मॉल बी होता है, सी के सामने जो लेंथ होता है वो स्मॉल सी होता है, और हमको फार्मूला लगाना होता है. सो नाउ स्मॉल ए विल बी 20 - 0 का होल स्क्वायर + 7 + 8 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. ये हो जाएगा तुम्हारा 400 + 225 का अंडर रूट, मतलब 625 का अंडर रूट, 25 यूनिट्स. सही है तो हैंड रेस करो. ये ए का वैल्यू आया. बी का डिस्टेंस हो जाएगा 0 + 36 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट. So this is 1296 + 225 का अंडर रूट. ये देखना होगा कितना हो रहा है. 1296 + 225 कितना आएगा. ये
1296 प्लस 225, 1296 प्लस 225। तुम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते एग्जाम में। 1521 आ रहा है। आई थिंक ये तुम्हारा 39 का स्क्वायर होगा। सो 39 यूनिट्स ये हो गया बी। और सी का लेंथ कितना होगा? सी का लेंथ होगा 20 प्लस 36 का होल स्क्वायर। बाप रे, ये तो बड़ा बड़ा है। अच्छा नहीं तो ये अच्छा हो गया। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। 7 माइनस 7 कट गया ना, सीधा स्क्वायर हट ही जाएगा दूसरा वाला। 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 7 7 कट जाएगा। ये 56 का स्क्वायर का रूट है, तो ये 56 यूनिट्स हो जाएगा। ये तीनों लेंथ बराबर है तो हैंड रेस करना। ओके फाइन। सो ऑल द साइड लेंथ्स आर करेक्ट, सो वी कैन गो फॉर द इन सेंटर फॉर्मूला। इम्प्लाइज हमको पता है इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ना जो ट्राइंगल दिया हुआ है हम लोगों को, वो हम लोग फिर से बनाएंगे ताकि हम लोग को यहाँ पर डेटा पुट करने में आसान रहे। नहीं तो बार बार स्क्रॉल करके कितना बार देखेंगे ऊपर। तो अभी जो हमारे पास ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से है। इसका जो वर्टेक्स ए दिया हुआ था वो मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन में देख लेंगे क्या है। वर्टेक्स ए इसका दिया हुआ था -36,7, -36,7। बी वर्टेक्स दिया हुआ था 20,7 और सी वर्टेक्स दिया हुआ था 0,-8 और ए का लेंथ मेरा आया था 25। देखने पर मत जाओ, हमको नहीं पता था ना कौन बड़ा है कौन छोटा, इसलिए मेरा जैसे तैसे बना है। बी का लेंथ 39 और सी तो सबसे बड़ा था 56, लेकिन मेरे फिगर में ये सबसे छोटा है, तो भी गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको पता थोड़ी था कि कौन सा कितना बड़ा होगा। सो इम्प्लाइज आई इक्वल टू आराम से 25 इंटू -36 प्लस 39 इंटू 20 प्लस 56 इंटू 0 बाई ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा 25 इंटू 7 प्लस 39 इंटू 7 प्लस 56 इंटू -8 बाई 25 plus 39 plus 56. If I have written the correct expression, please raise hand. So this is implies I कितना आ रहा है ये हम लोग का काम है कैलकुलेट करना। माइनस ये शायद 900 हो जाएगा, प्लस ये 720 होगा, वो तो 0 हो गया। बाई में क्या आ रहा है तुम्हारा 25 और 39 मिलके 64, 64 और 56 120, कॉमा तुम्हारा ये हो जाएगा कितना 25 इंटू 7 और 39 इंटू 7, मतलब ये 64 इंटू 7 हो गया। और 64 इंटू 7 का मतलब हो गया 448, माइनस ये कितना हो गया, अरे वाह 448 ही आ गया, बाई 120। सो हाउ मच इम्प्लाइज आई कितना हो रहा है, -900 में से 720 घट जाएगा तो -180, -180 बाई अगर हम लोग 120 करें। अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है ना तो तुम हमको चैट में भेज सकते हो। 730 सर एक्सेप्ट 720, ओके 780 होगा, चलो ठीक है। आई वॉज डूइंग इट ओरली सो मे बी मिस्टेक, आई विल चेक। हाँ करेक्ट, 39 इंटू 20 है ना, हमको 36 इंटू 20 लगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो भी मैसेज किया थैंक यू। सो इट इज 780, सो -120 बाई 120 हो जाएगा ना ये, तो ये -1, 0
तो जिसका भी आया हैंड रेस कर देना। तो ये मेरा हो गया इन सेंटर। पहले आया था मेरा सेंट्रॉइड -16/3। क्या आया था सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड देख लेते हैं हम लोग। -16/3, 2। ओके, -16/3, 2। So that I am going to apply here. So implies GI equal to -16/3 +1 का होल स्क्वायर, और 2 था ना, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। ये मेरा GI होगा। और GI दिया हुआ है कितना? 25/3 टाइम्स लैम्डा इंटू √205। तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा? 3 हो रहा है। तो तुम्हारा 13/3, सो 169/9, और +4 पूरा का पूरा अंडर रूट में ही गया है, और इक्वल टू 25/3 टाइम्स लैम्डा इंटू √205। सो इम्प्लाइज तुम्हारा ये 36 हो जाएगा ना, तो 205 ही आ रहा है। 205 अंडर रूट में बाई 3 इक्वल टू 25/3 lambda times under root of 205. So this one got cancelled out and 3 got cancelled out. So finally I got 25 lambda equal to 1. So lambda is equal to 1/25. So lambda will be equal to 1/25. So this was a cool question for a nice revision. Now this problem we should come to our next topic. Next topic जो है that is our x center. X center of a triangle. Now this is a new thing for you. इन सेंटर तुम काफ़ी बार सुने हो, इन सेंटर काफ़ी लोग सुने होते हैं। एक सेंटर थोड़ा सा नया चीज़ है, बहुत ज़्यादा भी नया नहीं लगेगा जब हम पढ़ा रहे हैं। तो इन सेंटर में हम लोग जानते थे कि किसी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स मिलते थे। यहाँ का फिगर थोड़ा अच्छा से समझेंगे हम लोग। जितना अच्छा से फिगर समझेंगे हम लोग का क्वेश्चन बनाने का प्रोबेबिलिटी उतना बढ़ जाएगा, और फार्मूला डिराइव इसमें करेंगे या नहीं करेंगे वो फिगर से समझ में आएगा हम लोग को। क्योंकि अगर फार्मूला समझाने लायक रहा डिराइव करके तो हम कर देंगे, अगर डिराइव करने लायक इस क्लास में नहीं रहा तो हम नहीं करेंगे। बट आई विल ट्राई कि हम तुमको समझा दें डिराइव करते हुए। जनरली मेरा ट्राई वही रहता है, तुम लोग जानते ही हो। सपोज दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स। पहले हम लोग एक्स सेंटर का मतलब समझ लेते हैं। इन सेंटर का मतलब तो समझ लिए जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट करता था, और वो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। जो इन सेंटर होता है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। हम लोग इन सेंटर और एक्स सेंटर को कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालना अच्छे से सीख लें। तो वहाँ क्या था, वहाँ ट्रायंगल में एक ही इन सेंटर होता था, लेकिन एक्स सेंटर 3 होते हैं। हर वर्टेक्स के अपोजिट में एक सेंटर आता है। इन सेंटर बहुत ही अच्छा पॉइंट था, उसका तीनों साइड से डिस्टेंस सेम हुआ करता था। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन ही यही होता है, एंगल बाइसेक्टर पर रहने वाला कोई भी पॉइंट दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट होगा। दिस कम्स यूजुअली बाय कॉन्ग्रुएंसी, वी विल कम टू इट। बट पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि एक्स सेंटर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि एक्स सेंटर होता क्या है। सो व्हाट इज एक्स सेंटर, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। एक्स सेंटर के बारे में हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एन एक्स सेंटर, एन एक्स सेंटर, रेडी हो ना तो हैंड रेस कर दो, पूरा एनर्जी है ना। एन एक्स सेंटर, ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एन एक्स सेंटर इज द पॉइंट ऑफ intersection of one internal angle bisector, one internal angle bisector and two external angle bisectors, two external angle bisectors. Now let us understand this from the figure. फिगर से ये कैसे समझा सकता है हम लोग को। पहले हम लोग एक वर्टेक्स ए चुन लेते हैं। ए का जब हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, इंटरनल
देखो कोई भी वर्टेक्स पे दो एंगल होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जैसे हम तुमको बी पर एक्सटर्नल दिखाते हैं, बी का इंटरनल एंगल कौन सा होगा, बी का इंटरनल एंगल ये है, तो बी का एक्सटर्नल निकालने के लिए हम लोग को ये साइड को बढ़ाना पड़ेगा, एंड दिस इज माय एक्सटर्नल एंगल बी। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज हैंड। उसी तरह सी का देखो इंटरनल एंगल ये वाला है, दिस इज इंटरनल एंगल सी, लेकिन वही सी का अगर हम लोग को एक्सटर्नल एंगल बताना है तो फिर वो ये वाला हो जाएगा। और इधर अगर हम बाइसेक्टर बनाएंगे तो सी के कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए हम सी और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कोशिश करेंगे कि दूसरे तरफ लिख देते हैं। तो मान लो सी हम इधर लिख दिए और यहाँ लिख दिए x3 कॉमा y3। ए का एंगल बाइसेक्टर देखो ऊपर है, दैट इज वेरी सिंपल, जो सबको दिखता है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये सॉरी इंटरनल एंगल है ये। अब हम बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। देखो मतलब ए के इंटरनल वाले एंगल को ये बांट दिया, सो दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। ये जो लाइन अभी हम बनाए हैं, दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और अब जो दो लाइन बनाएंगे हम लोग वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स होंगे बी और सी के। जैसे एक ये हो गया, नाउ तीनों बाइसेक्टर्स पता है एक ही पॉइंट पर मिलता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स सेम पॉइंट पर ही मिलेंगे। हम तुमको स्क्रीन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद जब हम बनाएंगे ना तो तुमको क्लियरली दिखेगा कि कैसे एक ही पॉइंट पर हम लोग का तीनों पास करेगा। तो मान लो हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे की तरफ स्लाइड कर दिए, ठीक है, टॉपिक का तो ज़रूरत है नहीं हम लोग को, अभी हम लोग तो चीज़ समझ रहे हैं। तो सपोज ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थोड़ा और है, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी देखो ऐसे बना दिए, और सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी यहीं से पास करेगा। इट शुड बी पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, इट शुड बी पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, ये सेम पॉइंट से पास तो किया है नहीं, इसलिए हम इसको हटा देंगे और हम दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज आई एम रिमूविंग दिस वन, और ये मान लो मेरा तीसरे एंगल का बाइसेक्टर है। सो इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज हैंड। ये जो है मेरा तीसरे एंगल का बाइसेक्टर है, देखो तीनों एक ही जगह से पास कर रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज डिनोटेड जनरली बाई कैपिटल I1, इसको नोट करते हैं कैपिटल I1 से। अब इसके बारे में अच्छा अच्छा पॉइंट्स देखो क्या कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी जाने का ज़रूरत हम लोग को नहीं है। ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है। सिमिलरली दिस ग्रीन एंगल विल बी इक्वल टू दिस ग्रीन एंगल, क्योंकि ये भी तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है। नाउ यू सी वन थिंग दैट अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। इधर हो जाएगा 180 माइनस 2x, इधर हो जाएगा 180 माइनस 2y। इफ यस देन प्लीज रेज हैंड। And if you add angle A, B and C, if you add angle A, B and C, एक इम्पॉर्टेंट नोट के तौर पर इसको रख सकते हो, 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर व्हाट आई कैन गेट, 180 एक बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आएगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 180 है, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल टू एंगल ए आ गया। सो 2 टाइम्स x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए आ जाएगा, और x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। प्लीज रेज हैंड समझ रहे हो तो। और एंगल I1, एंगल I1 कितना आएगा,
दिस इज द बिग एंगल, ये आएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ x प्लस वाई। इफ यस प्लीज रेज हैंड। 180 डिग्री माइनस ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू तुम यहाँ पर रख दो। x प्लस वाई की वैल्यू तुम यहाँ पर अगर रख देते हो तो क्या हो जाता है, तुम वो देखो, इजली ऑब्जर्वेबल। एंगल I1 इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस ए, तो 180 180 कट जाएगा, सो 180 नहीं 90 कट जाएगा ना, 90 माइनस हाफ एंगल ए। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है। हाफ एंगल ए, so this simplifies to 90 degree plus angle a by 2. If it is clear, please raise your hand. So this is 90 degree plus angle a by 2. तो ये थोड़ा याद रखो कि एंगल ए के सामने जो एक्स सेंटर बनता है ना I1, वो एंगल जो होगा वो 90 प्लस ए बाई 2 होगा। एंगल बी के सामने में जो एक्स सेंटर बनेगा उसको हम I2 कहते हैं, वो 90 प्लस बी बाई 2 होगा। और सी के सामने जो एक्स सेंटर बनता है ना वो I3 है, वहां पर एंगल 90 प्लस सी बाई 2 होगा। तो ये सारा चीज तो हम लोग को क्लियर ही है, पर अभी हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं, अभी हम लोग जानना चाह रहे हैं I1 का कोऑर्डिनेट। अभी हम जानना चाह रहे हैं I1 का कोऑर्डिनेट। I1 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा नोट डाल दें। कंक्लूजन बोल के अगर लिख दें, कंक्लूजन में लिख देते हैं कि एंगल I1 इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, और सही एंगल I2 इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल बी, और एंगल I3 इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल सी। सो आई होप दिस पॉइंट मस्ट बी वेरी मच क्लियर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। So this yellow color point is very important. You should remember till you are alive on this planet or till you are giving JEE advanced exam. But अभी मेरा फोकस है coordinates of X center। अभी तो तुम जान गए X center होता क्या है। So now what we are upon coordinates of X center, ये बड़ा जरूरी है निकालना। तो फिर तीन तीन कोऑर्डिनेट आना चाहिए कायदे से, एक ए के सामने के लिए, एक बी के सामने के लिए, और एक सी के सामने के लिए। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज हैंड इफ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ ए फिगर अगेन, क्योंकि फिगर ही जरूरी है इसमें। फिगर नहीं तो कुछ भी नहीं, फिगर समझ में आ रहा है तो सब कुछ। तो यहाँ पर हम ए को दिखा देते हैं और बी को हम पहले ही एक्सटेंड कर देते हैं, और सी पर हम पहले ही एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद हम इधर एंगल बाइसेक्टर पहले ड्रॉ कर लिए, इधर एंगल बाइसेक्टर भी हम ड्रॉ कर लिए, और ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी हम ड्रॉ कर लिए जो वहीं से पास कर गया। सपोज सब एक ही जगह से पास कर रहा है और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट को हम डिनोट कर दिए I1 से। सो दिस इज ऑल्सो एन एंगल बाइसेक्टर, दिस इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर, एंड हेयर ऑल्सो दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर। और क्या क्या चीज़ हम लोग सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है अभी सोचने को। देखो तो अभी कैसे सोचवाते हैं। नाउ सी, ये जो I1 है, I1 से हम तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। सपोज इस तरीके से I1 से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, से दिस इज D। मान लो हम इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए से E, और तीसरे साइड पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए से F। and suppose the other two vertices of the triangle are not marked but they are B and C. Now see very carefully, बहुत प्यार से देखना होता है इस चीज़ को, कि अगर समझ आए तो हैंड रेस करना, ये साइड और ये साइड बराबर लेंथ का होगा। Now why? You can see it very clearly from congruency of triangle। यह हम पहले भी बताए थे, अगर दो लाइन
का तुम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो यहाँ बी आई वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। इधर एक्स है, इधर वाई है, तो बी आई वन तुम्हारा एक्स बी सी को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे भी तुम देख सकते हो, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, प्लीज हैंड रेस, this angle 90 equal this angle 90, and the hypotenuse is common. So the triangles are congruent, due to which by CPCT you can see that I1F is equal to I1D. Similarly I1E के भी बराबर हो ही जाएगा, I1E के भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब समझ जाओ कि I1 तुम्हारे तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, बस AB को एक्सटेंड करके डिस्टेंस निकल रहा है, AC को एक्सटेंड करके डिस्टेंस निकालना पड़ रहा है, और BC से डायरेक्ट डिस्टेंस निकल जाता है। सो इफ आई टेक, try to understand my words, if I try to draw a circle with center at I1 and radius this green color का जो dotted line है, बात समझ रहे होगे, तो I1 को सेंटर रख करके I1F लेंथ को अगर रेडियस माना जाए, दिखा रहे हैं हम तुमको, सपोज दिस इज टू बी टेकन एज रेडियस, तो फिर तीनों रेडियस ही हो जाएगा, और तब जो सर्कल बनेगा वो तीनों साइड को टच करते हुए पास करेगा, तीनों साइड को इस तरह से सर्कल टच करते हुए पास करेगा। इफ यस देन प्लीज रेज हैंड, इफ दिस इज क्लियर प्लीज 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 रेज हैंड। बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ के यहाँ। तो ये सर्कल अभी हम बना नहीं सकते हैं, पेपर खत्म होने वाला है। इसी सर्कल को कहा जाता है एक्स सर्कल, अपोजिट टू वर्टेक्स ए, एक्स सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए के सामने जो एक्स सर्कल है उसको कहा जाता है एक्स सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, और इसका जो रेडियस है ना उसको R1 कहा जाता है। तो ये भी R1, ये भी R1, ये भी R1। वैसे ही बी के सामने भी एक सर्कल बनेगा, वो भी तीनों साइड को टच करते हुए जाएगा, बस AC को डायरेक्ट टच करेगा, पर AB को एक्सटेंड करेगा और BC को एक्सटेंड करके टच करेगा, उसको R2 कहेंगे। C के सामने भी एक सर्कल बनेगा, उसको हम लोग R3 कहेंगे, जिसका रेडियस, तो ये सब X रेडियस कहलाता है। R1 इज X रेडियस, R1 इज कॉल्ड X रेडियस। इतना डिटेल में अभी नहीं जानना था कोऑर्डिनेट के लिए, पर हम तुमको बता दिए। X रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स A, अपोजिट टू वर्टेक्स A। वैसे ही R2 हो जाएगा X रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स B। सो दीज आर थिंग्स, जो छोटे मोटे चीज हैं जो तुमको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकता है व्हेन यू आर विथ मी। सो इफ यू आर फीलिंग वेरी मच प्रीटी कूल कॉन्फिडेंट, जस्ट रेज हैंड। अगर पूरे कॉन्फिडेंस में हो तो हैंड रेज करना, कंफ्यूजन आने नहीं देंगे। सो फाइन, नाउ जस्ट सी द साइड्स, थोड़े साइड्स के रिलेशन देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो साइड्स का जब रिलेशन देखने पर हम लोग आते हैं तो वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि C के सामने जो साइड होगा उसका लेंथ C होगा, B के सामने जो साइड होगा उसका लेंथ B होगा, और A के सामने जो है उसका लेंथ A होगा, जो हम अभी दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि D बना हुआ है, D बना हुआ है। अगर हम वहां बना देंगे तो मेरा फिगर गंदा हो जाएगा, दैट इज वेरी मच क्लियर, फिगर गंदा हो जाएगा। बट हम लोग को I1 निकालना है, हम लोग को I1 निकालना है। सो ये जो AI1 है, AI1, आई विल रिपीट, AI1, वो BC को जहां काटा होगा वो मान लो P पॉइंट है। तो कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? मेहनत से जब हम पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ रहे हो तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि नहीं फाइंड कर पाएगा कोई? बिल्कुल करोगे और इजीली करोगे। इसका कोऑर्डिनेट पता ही है, इसका कोऑर्डिनेट पता ही है, इसका कोऑर्डिनेट पता ही है। सो वी कैन हैव एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के हम P का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। सो नाउ आई एम राइटिंग दैट ओनली। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम,
बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बड़ा जबरदस्त थ्योरम दिए थे ये, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी पी बाई सी पी, और ए बी का लेंथ है सी और ए सी का लेंथ है बी, इम्प्लाइज बी पी को ले लेते थे हम लोग सी लैम्डा और सी पी को ले लेते थे हम लोग बी लैम्डा, और दोनों का सम ए हो जाता था। बताए हुए हैं ऑलरेडी तुमको, इनफैक्ट हम तुमको रेशियो याद करवाए हुए हैं, रेशियो से ही पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। लेंथ का तुमको जरूरत है भी नहीं, क्योंकि लेंथ हम लोग कब निकाले थे, लेंथ निकाले थे लैम्डा निकालने के लिए। लैम्डा क्यों निकाले थे, लैम्डा निकाले थे बीपी का लेंथ निकालने के लिए। बीपी क्यों निकाले थे, बीपी इसलिए निकाले थे क्योंकि एक बार और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाए थे हम ए बी और बीपी को लेके, ए बी और बीपी को लेके, ताकि मेरा बी आई का एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगा के आई का कोऑर्डिनेट निकाल पाए। यस, हैंड रेस करो, समझ रहे हो, तो इसलिए हम लेंथ निकाले थे, नहीं तो हमको तो सिर्फ रेशियो से ही मेरा काम चल जाएगा। इसलिए ये लैम्डा वाला चीज हम मिटा देंगे, मेरा मन नहीं है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली गेट implies by section formula we get, याद ये क्या रेशियो है तुम्हारा, b के तरफ c है तो c से मल्टीप्लाई होगा, तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cx3 प्लस bx2 बाई c प्लस b, और cy3 प्लस by2 बाई c प्लस b। ये उस दिन भी हुआ था, ये हम लोग उस दिन भी निकाले थे, सेम कोऑर्डिनेट निकाले थे हम लोग, सेम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबका मैसेज मिल गया हमको। इसका रेशियो नहीं देख पा रहे हो तुम लोग, AP/PI1 अगर निकाल लेते तो A का कोऑर्डिनेट पता है, P का कोऑर्डिनेट पता है, और I1 का कोऑर्डिनेट निकालना है। AP/PI अगर तुमको आ जाए तो तुम सब कुछ निकाल डालोगे अभी, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है तुम्हारे साथ कि तुम AP/PI1 नहीं निकाल पा रहे हो। सो नो प्रॉब्लम, एज आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, हम यहाँ पर जगह छोड़ दे रहे हैं, और हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली तुमको एक्स सेंटर का फॉर्मूला दे रहे हैं। यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क एंड यू विल गिव मी अ व्हाट्सएप टेक्स्ट कि हाँ सर मेरा रेशियो प्रूव हो गया है, और रेशियो से सेक्शन फार्मूला लगा के सर जो आप फार्मूला दिए हैं I1 के लिए वो मेरा आ गया है। एंड इन द नाइट टाइम I will complete the notes and I will send you by WhatsApp through the management. So हम डायरेक्टली यहाँ पर जगह छोड़ रहे हैं और हम तुमको फार्मूला बता रहे हैं। इनफैक्ट हम यहीं पर फार्मूला लिख दे रहे हैं, तुम उसको प्रूफ कर लेना, बाद में हम यहाँ पर रब करके तुमको विथ प्रॉपर प्रूफ नोट्स भेज देंगे। सो हमारे पास जो फार्मूला आना चाहिए वो हम बता रहे हैं क्या आना चाहिए। फार्मूला कुछ ऐसा आना चाहिए, बहुत इजी फार्मूला आएगा। इन सेंटर का फार्मूला तो सभी को याद होगा, तो बस सेम फार्मूला है, बस 3 प्लस के जगह 1 माइनस आ जाएगा। जैसे उसमें ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होता था ना, तीनों में प्लस था ना, यहाँ 1 में माइनस आ जाएगा, और वही माइनस होगा जिस वर्टेक्स के सामने वाला एक सेंटर निकाल रहे हो। जैसे I1 निकाल रहे हो ना तुम, I1 कौन से वर्टेक्स के सामने पड़ रहा है, I1 पड़ रहा है तुम्हारा A वर्टेक्स के सामने ना, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ax1 के जगह बस खाली माइनस ax1 करना है, और प्लस bx2 जैसे था, और प्लस cx3 जो था, डिवाइडेड बाई माइनस a प्लस b प्लस c। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए माइनस ay1 करना है, प्लस by2 करना है, और प्लस cy3 करना है, बाई माइनस a प्लस b प्लस c। दैट्स इट, इतना ही तुमको करना है। ये तुम्हारा I1 का कोऑर्डिनेट आ गया। यू गॉट द एक्स सेंटर अपोजिट टू द वर्टेक्स A, जो बहुत इजीली आया है, इसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना पड़ा नहीं। बस तुमको क्या याद होना चाहिए, तुमको इन सेंटर का फार्मूला याद होना चाहिए। इन सेंटर का फार्मूला याद है तो ये भी याद हो जाएगा। इसी तरह B के सामने वाला भी हम जब नोट्स कंप्लीट करके भेजेंगे उसमें तीनों फार्मूला रहेगा, विद प्रूफ रहेगा। और आज रात तक का टाइम तुम्हारा है, ये रेशियो निकालना है AP/PI1, और सेक्शन फार्मूला लगा के ये फार्मूला निकालना। B के सामने जो वर्टेक्स होगा एक्स सेंटर I2, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा,
आई होप यू कैन गेस वेरी वेल। वो b के सामने है तो b वाला चीज निगेटिव हो जाएगा और c वाला चीज पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स वो तुम्हारा आएगा, कायदे से आना चाहिए, I2 तुम्हारा आ जाना चाहिए, ax1 पॉजिटिव में रहेगा, b वाला निगेटिव हो जाएगा, c वाला पॉजिटिव रहेगा, बाई a माइनस बी प्लस सी। वैसे ही ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी, एंड द लास्ट x सेंटर I3 वो c के सामने वाला है, तो ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 बाई a प्लस b माइनस c, ay1 प्लस by2 माइनस cy3 बाई a plus b minus c. So these are the three coordinates of the x center which you should remember, and it is very easy to remember if you just remember the formula of in center. So we can take a problem here. First problem I will try to keep it basic. पहला प्रॉब्लम बेसिक रखते हैं डिपेंडिंग ऑन एक्स सेंटर, उसके बाद थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो इफ ए, इसका आंसर गंदा आया करेगा, एक्स सेंटर में देखते हो ना, आंसर फालतू आ सकता है। इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, या बेसिकली दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स, इफ द coordinates of the midpoints of the sides, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 1, 1, 2, -3 and 3, 4, then find the x center, find the x center opposite to the vertex A, opposite to the vertex A, given that 1, 1 is the midpoint of side BC, given that 1, 1 is the midpoint of side BC, 1, 1 is the midpoint of side BC, 2, -3 is the midpoint of CA, and 3, 4 is the midpoint of AB. 3, 4 is the midpoint of AB. और देखो हम नोट्स में जगह तो छोड़े नहीं, अब इतना मिटाना तो संभव है नहीं, मिटाओ फिर लिखो, इसलिए हम प्रूफ तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, प्रूफ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। बट नोट्स जो तुमको मिलेगा उसमें लिखा रहेगा क्या, उसमें ऐसा लिखा रहेगा, प्रूफ टू बी डन by students. If okay, please raise hand. Proof to be done by students. ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से अगर मैच करता है तो लास्ट स्टेप के बाद हैंड रेस करना, अभी हैंड रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं। पहले तो हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ बोल रहा है
ऐसा मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तुम्हारा बी सी का मिड पॉइंट कितना दिया है 1,1, बी सी का मिड पॉइंट दिया है 1,1 और सी ए का 2,-3, ए बी का 3,4। तो सारे वर्टाइसेस तो निकल जाने चाहिए मेरे हिसाब से यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। उसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते थे तो टोटल 4 पैरेललोग्राम दिखने लगता था। देखो यहाँ भी दिख रहा है। तो तुम्हारा सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स ए निकालते हैं, 3, 2, 5 और इधर 1 है तो 4 होगा, और 4 में से 3 गया 1 और इधर 1 है तो 0 होगा। बी निकालते हैं, 3 और 1 4, इधर 2 है तो 2 होगा, 4 और 1 5, 5 आना चाहिए और इधर -3 है 8 होगा। और तुम्हारा 1 और 2 3, तो 3 तो है ही तो 0 होगा, और 1 और -3 -2 और 4 है तो -6 होगा। प्लीज रेज हैंड इफ दीज आर द कोऑर्डिनेट्स 2, 8, 4, 0 एंड 0, -6। वेरी गुड। ऐसे ही निकाले होगे मेरे ख्याल से, शॉर्टकट से निकाल दिए होगे। So now let us find the lengths A, B and C. So now A मतलब हो गया तुम्हारा वर्टेक्स A के सामने वाला साइड, ये हो गया मेरा A, दिस इज माय लेंथ A। AC का लेंथ हो गया B और AB का लेंथ हो गया, सीधा सीधा बात है, C। A का लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर प्लस 8 और 6 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 होता है, इधर 200, 10√2 यूनिट्स। इफ यू राइट करेक्ट रेज हैंड, 10√2 है शायद। बी का लेंथ 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 24 और 36 60, 60 का मतलब 2√15 यूनिट्स। ये भी सही है तो हैंड रेस करो, एल्स आई विल चेक द आंसर्स। 2√15, 10√2 तो सही है, 2√13 दिखा रहा है यहाँ पर भाई। ओहो, 4 का स्क्वायर हम गलत ले लिए ना, तुम्हारा 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर हम ले लिए थे तुम्हारा ये 24, 16 ना होगा, तो 16 होगा तो फिर 16, 36 52 होगा, 52 का मतलब हो गया तुम्हारा 2√13, 2√13। अब सही है तो हैंड रेस कर दो। एंड सी का लेंथ, सी मतलब ए बी, तो 4 - 2 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, एक 64 हो गया और एक 4 68 हो गया, 2√17 यूनिट्स। और अपोजिट टू वर्टेक्स ए चाहिए तो वो I1 ढूंढ रहा है। I1 का फॉर्मूला -AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई -A प्लस B प्लस C -AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बाई -A प्लस B प्लस C। देखो, तुमको सवाल बनाने का हम काफ़ी टाइम देते हैं, वो ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर टाइम नहीं दिए सवाल बनाने का तो सीख नहीं पाओगे। सो I1 विल बी माइनस ए का मतलब कितना हो गया 10√2 इंटू x1, x1 मतलब तुम्हारा ए का कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा तो 4, फिर प्लस बी का मतलब कितना हो गया तुम्हारा, बी का मतलब हो गया 2√13 इंटू x2, बी के सामने वाला x2 कितना है 2 है, फिर प्लस सी, सी कहाँ गया तुम्हारा, सी का लेंथ कितना है 2√17 इंटू x3, सी के सामने वाला x कितना है 0 इंटू 0 बाई -A प्लस B और प्लस C कॉमा, हमको लगता है सही ही आ रहा होगा, माइनस A मतलब 10√2
इंटू y1, y1 का मतलब 0, प्लस b, b का मतलब 2√13 इंटू b के सामने y कोऑर्डिनेट इज 8, ठीक है, प्लस c, c का मतलब 2√17 और c के सामने का y कोऑर्डिनेट -6 बाई -10√2 प्लस 2√13 प्लस 2√17 और ये इधर हम ब्रैकेट किए क्लोज, जगह नहीं बचा था, इधर भी 4 को ब्रैकेट में डाल देते हैं, 2 को ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ हमारा देखो एक सेंटर आ रहा है, थोड़ा गंदा आंसर है लेकिन आ तो रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है। तुम्हारा -40√2 हो जाएगा, पहले चेक ही कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो यहाँ तो तुम्हारा 0 है, तो ये टर्म तो लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि दिस टर्म विल बी 0 एंड दिस टर्म विल बी 0, तो 0 वाला टर्म लिखने का जरूरत है नहीं। 2 तुम्हारा कैंसिल कर देते हैं हमको लगता है, तो ऊपर नीचे 2 कैंसिल करोगे तो -20√2 और 2√13 बाई -5√2 प्लस √13 प्लस √17। एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट में से ही बकवास आता है, फिर से ऊपर 2 कैंसिल करते हैं तो 4 बचेगा, तो 8√13 और 3 बचेगा तो 6√17, 8√13 माइनस 6√17, नीचे तो सेम हो जाएगा 2 से कटने पे, -5√2 प्लस √13 और प्लस √17, ये आएगा। तो नीचे तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा √13 और प्लस √17। सो दिस इज द एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए। थोड़ा सा हम लोग हल्का सा जान लेते हैं आप सरकम सेंटर के बारे में। एक्स सेंटर जान ही गए, अब थोड़ा सा सरकम सेंटर देख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑलरेडी हम लोग पहले के लेक्चर्स में किए हुए हैं, सरकम सेंटर पे भी क्वेश्चन तो किए ही थे हम लोग, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकैप कर देते हैं यहाँ पे कि सरकम सेंटर किसको बोलते हैं। बहुत ज़रूरत है, हर सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। 4 सेंटर 5 सेंटर है ट्रायंगल का जो काम का है। पहला है सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर। 9 पॉइंट सेंटर आपको नहीं पढ़ना है, पहले बता दे रहे हैं। तो तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर मीट करते हैं, याद रखा जाए, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट करते हैं, ये परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। तीसरा साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर भी होगा और ये बाइसेक्ट भी करेगा। तीसरा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहीं से पास करने के लिए मजबूर है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये बाइसेक्ट भी करेगा। सो दिस पॉइंट जहां तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, दैट इज जनरली डिनोटेड बाय O एंड दिस इज सरकम सेंटर। दिस इज सरकम सेंटर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लिया जाए डिटेल में थोड़ा, कि डेफिनेशन तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, यही डेफिनेशन में लिखेंगे। डेफिनेशन ये सब पता है, बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ लेना होता है, क्लास 9 तक पढ़ ही लिए होगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection of all the three perpendicular, the point of intersection of all the 3 perpendicular bisectors of the sides, the point of intersection of all the 3 perpendicular bisectors of the sides of the triangle is called the circumcenter of the triangle, is called the circumcenter of the triangle, is called the circumcenter
सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। पता है इन सेंटर का खास बात ये हुआ करता था कि वो तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे होता था, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता था। सरकम सेंटर का खास बात ये है कि वो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, और ये तुम बहुत आराम से कंग्रुएंसी से प्रूव कर लोगे। ये जो लेंथ है ना, ओ का बी से, ओ का सी से, जस्ट सी इट्स कमिंग वेरी इजली बाई RHS कंग्रुएंसी थ्योरम। एम अगर ले लें तो एम पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो बीच का एंगल 90-90 हो गया, ठीक है, एक साइड OM कॉमन हो गया, ठीक है, BM और CM बराबर हो गया, सो द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। तो CPCT के कारण OB इक्वल टू OC हो जाएगा। सिमिलरली you can have OA also equal to OB, or you can say OA equal to OB equal to OC. So this is a very important note. OA equal to OB equal to OC, और इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सरकम रेडियस। जैसे इन रेडियस पढ़े थे, इन रेडियस क्या होता है, इन सेंटर से तीनों साइड का दूरी बराबर होता है। हैंड रेस, यस और नो? इन सेंटर से तीनों साइड का दूरी बराबर होता है, इंटरनली ही चेक हो जाएगा। इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है। इन सेंटर का बात कर रहे हैं, एक्स सेंटर का नहीं, कंफ्यूज मत करना। इन सेंटर का बात कर रहे हैं, उसका एंगल बाइसेक्टर पर होने के कारण इन सेंटर ही वो पॉइंट है जो तीनों एंगल के बाइसेक्टर पर लाई करता है। और अगर तीनों एंगल के बाइसेक्टर पर लाई करता है तो कंग्रुएंसी से तीनों साइड का उसका डिस्टेंस बराबर होगा। इन सेंटर को सेंटर और वो तीनों साइड्स के डिस्टेंस है उसको छोटा सा रेडियस मान के सर्कल बनाओगे ना, तो तीनों साइड को अंदर अंदर से टच करके निकल जाएगा। हैंड रेस, यस और नो? और एक सेंटर में क्या खास बात था, एक सेंटर सर्कल के साइड को बाहर से टच करके निकल जाता था, हालांकि एक सेंटर भी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता था। एक साइड से डायरेक्ट डिस्टेंस निकलता था, बाकी दो साइड से ऐसे एक्सटेंड करके डिस्टेंस निकल जाता था, ऐसे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डाल करके डिस्टेंस निकल जाता था। हैंड रेस, यस और नो? तो ठीक है, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, बताओ एक ट्राइंगल में ऐसा कितना पॉइंट होता है जो तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे होगा? टेल मी। I will repeat the question. How many points you can locate which are equidistant from all the three sides of a given triangle? 4 पॉइंट होगा, एक इन सेंटर और 3 एक्स सेंटर। याद रखो दिमाग में, एक इन सेंटर ही वो पॉइंट है जो ट्राइंगल के अंदर होकर के तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे होगा, और 3 एक्स सेंटर वही पॉइंट है जो ट्राइंगल के बाहर होकर के तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। ये 4 पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। हैंड रेस, ठीक है। और सरकम सेंटर ही एकलौता वो पॉइंट है। सरकम सेंटर पे आ गए, वापस हम सरकम सेंटर पे आ गए। सरकम सेंटर ही वो एकलौता पॉइंट है जो तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो तुम देखो, इसमें अगर सरकम सेंटर ओ को सेंटर मान लो और कैपिटल आर को रेडियस ले लो, तो एक सर्कल बनेगा जो तीनों वर्टेक्स से पास कर जाएगा। So that triangle and the circle I am showing you in my next page. मतलब कि अगर हम लोग इस तरीके से ट्राइंगल देख लें, सपोज दिस इज ABC, और तीनों के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, the point inside the point of intersection is O. O is what? सरकम सेंटर। ट्राइंगल ही मिट गया, कोई नहीं, फिर से बन जाएगा। जब हम ही बनाए हैं तो इसमें सोचने का क्या है, 2 बार बना देंगे, 3 बार बना देंगे। तो दिस पॉइंट इज O, और O का दूरी जो है तुम्हारा वो B से लो, या O का दूरी तुम C से लो, या O का दूरी तुम A से लो। तीनों दूरी बराबर होगा, उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, सरकम रेडियस। और ये पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं, और O को सेंटर मान करके तुम एक सर्कल ड्रॉ करोगे ना, कैपिटल R को रेडियस लेके, तो वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास करेगा। वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास करेगा। दैट सर्कल इज कॉल्ड सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। दैट इज द सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल भी तुम जान गए कि क्या होता है। सरकम सर्कल हम लोग किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ बहुत डीप में तुमको पता होना चाहिए, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होता है।
सरकम सर्कल। पहले हम लोग क्या देखे, पहले हम लोग सरकम सेंटर देखे, अब सरकम सर्कल क्या होता है। तो द सर्कल passing through the vertices of the triangle, passing through the vertices of the triangle, vertices of the triangle is called the circumcenter of the triangle. Sorry, is called the circumcircle of the triangle, not circumcenter. और उस सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर कह दिया जाता है। सरकम सर्कल, सरकम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल and center of that circle, center of that circle is the circumcenter of triangle. Also, radius of that circle, radius of that circle is the circumradius of triangle, is the circumradius of triangle, denoted by capital R, denoted by capital R. So this is all about circumcenter. अब सरकम सेंटर भी देखो, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, ऑर्थो सेंटर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और राइट एंगल के केस में तो जिस एंगल पर 90 डिग्री है वही ऑर्थो सेंटर हो जाता है। इन सेंटर हमेशा बाहर होगा, एक सेंटर हमेशा, सॉरी, इन सेंटर हमेशा अंदर होगा, एक सेंटर हमेशा बाहर होगा। सरकम सेंटर के बारे में क्या सीन हो सकता है वो देख लिया जाए थोड़ा। तो अब हम लोग देख लेते हैं लोकेशन ऑफ सरकम सेंटर, जरूरी है, लोकेशन ऑफ सरकम सेंटर। लोकेशन ऑफ सरकम सेंटर। तो यहां भी देखो 3 केस होगा, जब ट्राइंगल एक्यूट होगा, जब ट्राइंगल राइट एंगल होगा, और जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो जब ट्राइंगल एक्यूट एंगल होगा तो मेरे हिसाब से तुमको दिख रहा होगा कि सरकम सेंटर अंदर ही होगा। 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तीसरा बनाने का जरूरत ही नहीं है, तीसरा वहीं से पास ही करेगा। सो दिस इज माय सरकम सेंटर। इफ यस प्लीज रेज हैंड। आई होप आई एम टीचिंग जस्ट वेरी क्लियरली। हमको नहीं लग रहा कहीं किसी दिक्कत हो रहा होगा बच्चे को, बहुत ही क्लियर क्लास जा रहा होगा। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है, ग्रीन और लाल लाइन को सेम मत कर देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ग्रीन और लाल लाइन सेम होगा, नो, नॉट रिक्वायर्ड, अलग हो सकता है। सो दिस इज हाउ द सर्कल विल गो। सो सरकम सेंटर इनसाइड, कैसे ट्राइंगल में, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहाँ होगा, थोड़ा सोच के बताया जाए। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहाँ होगा, थोड़ा बताया जाए। ग्रीन और रेड कभी सेम नहीं होगा कृष्णा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हो सकता है। यस सुविधा, करेक्ट, परपेंडिकुलर पॉइंट, एट द परपेंडिकुलर पॉइंट, गलत सुविधा, सरकम सेंटर नहीं होगा। आर्या एट आर्या कोतलवर एट राइट एंगल, गलत। ऋतुपर्णा करेक्ट, हाइपोटेनियस पे होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और हमको पता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये जो हाइपोटेनियस है वो पक्का सर्कल का डायामीटर बनने वाला है।
सो दिस इज द डायामीटर, और डायामीटर का ही मिड पॉइंट होता है सर्कल का सेंटर. तो हेयर वी हैव सर्कम सेंटर. सो दिस इज इक्वल टू दिस. इन फैक्ट दिस इज ऑल्सो सेम लेंथ, क्योंकि तीनों तो रेडियस ही है. प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके. वेरी मच आई थिंक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा. और तो और तुम किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहो बना लो, वो ओ से ही पास करेगा. ये मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ये तुम्हारा इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और तुम्हारा तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रीन कलर का हम बनाए हैं वही होगा. वो ऐसा भी हो सकता है इस तरह से. तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर आ जाएगा. सो क्वाइट पॉसिबल, बट तीनों मिलेगा कहाँ? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर. नाउ व्हाट इज द सीन इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में साफ बाहर दिख रहा है. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये देखो, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है और ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है. चला गया बाहर. यही तो है सरकम सेंटर. तीसरा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं से पास करेगा ही. तो ये तीसरा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट माय सरकम सेंटर ओ? इसका दूरी किसी से भी बराबर होगा, चाहे ए वर्टेक्स से लिया जाए, चाहे इसकी दूरी बी वर्टेक्स से लिया जाए, चाहे इसका दूरी सी वर्टेक्स से लिया जाए. तीनों से दूरी बराबर होगा और सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा. सर्कल विल गो समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरह से सर्कल बन जाएगा. प्लीज रेज हैंड इफ ऑल द थ्री केसेस आर क्लियर. प्लीज रेज हैंड इफ ऑल द थ्री केसेस आर क्लियर. दिक्कत हो ही नहीं रहा होगा ना, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा केयर के साथ पढ़ा रहे हैं ये सब टॉपिक. ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सर्कल का, ट्राइंगल का, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है. तो देखो सारे केसेस में हम लोग को दिख रहा है कि सरकम सेंटर का पोजीशन कहाँ पर है. राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर होगा तुम्हारा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन right angle triangle, in right angle triangle, midpoint of hypotenuse is circumcenter. Midpoint of hypotenuse is circumcenter. और तुमको समझ में भी आ रहा है ये इस circumcenter. In fact राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है उसका लेंथ हम लोग 2 टाइम्स कैपिटल आर कह सकते हैं कि नहीं? बस खाली इतना बताओ, यस और नो. अगर यस तो हैंड रेज. हाइपोटेनियस 2r होगा. 2r, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाइपोटेनियस का लेंथ 2r होगा और ये लेंथ कैपिटल आर होगा. क्यों? क्योंकि होता है ना, आर जो होता है वो तुम्हारा सर्कम रेडियस होता है. दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर. यहाँ देखो कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज कैपिटल आर. कैपिटल आर का मतलब सर्कम रेडियस है. तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम रेडियस, याद रखो. एंड द लास्ट पॉइंट, सर्कम सेंटर, लाइट कट गया यहाँ. सर्कम सेंटर इज आउटसाइड ट्राइंगल. सर्कम सेंटर इज आउटसाइड ट्राइंगल in obtuse angle triangle. Obtuse angled triangle. So these are the 3 possible locations of circumcenter. ऑर्थो सेंटर ऑलरेडी तुमको सारा लोकेशन दिखा दिए. इन सेंटर तुमको दिखा दिए अंदर होगा. एक्स सेंटर दिखा दिए, सेंट्रोइड दिखा दिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा दिए. तो अब एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो है वो रिलेशनशिप भी तुमको बता ही देते हैं, वो याद रखा करो हमेशा. सो वी हैव एन OGC रूल. थोड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है, याद रखा जाए मन से. ये रूल कहता है नाम पे ही चले जाना. ओ मतलब ऑर्थो सेंटर. जनरली सरकम सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं, पर इस रूल में, OGC रूल में, ओ सरकम सेंटर है. GC, इनफैक्ट तुमको कोई कंफ्यूजन हो इसलिए हम HGC रूल कर देंगे. अब तो हैंड रेस करो ना, याद है ना, H ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते थे, याद करो. ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते थे ना हम लोग H से. सो नाउ इट इज HGC रूल.
H हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब याद रखना, अब तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। HGC रूल हो गया ये। सो नाउ आई एम राइटिंग HGC रूल। HGC, ये पता है HG और C, और C हो गया तुम्हारा सरकम सेंटर। C को हम सरकम सेंटर से डिनोट करते हैं। मतलब सरकम, ओ जनरली सरकम सेंटर को बोलते हैं हम लोग, लेकिन बाकी जो ABC ट्रायंगल बना रहे थे ना, उसमें तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट था ना C, एक वर्टेक्स C था, इसलिए C को हम डिनोट नहीं कर पा रहे थे। तो तुम इसको HGO रूल कर लो अपने हिसाब से, जो हम तुमको कन्वेंशन दिए हैं उसके हिसाब से तुमको HGO करना सही लगे तो करो। बस सीखने से मतलब है, सही कंसेप्ट सीखना जरूरी है। बाद बाकी किसको क्या बोलते हो हमको उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। सपोज HGO रूल, तो ये हमेशा 2:1 का रेशियो में बढ़ता है, ऑलवेज ऑलवेज इन एनी ट्राइंगल। याद रखा जाए, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड and circumcenter are always collinear, are always collinear, and centroid divides, centroid divides HO in the ratio 2:1 internally, in the ratio 2:1 internally। प्रूफ अभी नहीं कर सकते डिस्कस, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे नोट, वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में डिस्कस होगा, अभी नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। प्रूफ टू बी डन इन चैप्टर, प्रूफ टू बी डन इन चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये क्लास 11 का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उस चैप्टर में हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो फिर हम लोग को एक क्वेश्चन करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट अस डिस्कस वन प्रॉब्लम, और डिटेल में भी लिख देते हैं तुमको, डिटेल में भी याद रखो। सो यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं हम लोग। इन एनी ट्रायंगल HG by GO इक्वल टू 2:1 इंटरनली। याद रहे इंटरनली, एक्सटर्नली का रेशियो मत लगा देना कभी, बाद में बोलना मत कि हम पढ़ाएं। सो नाउ वी विल टेक वन प्रॉब्लम, थोड़ा अच्छा ही प्रॉब्लम लेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम लेने का मतलब होता नहीं है। सो आई विल टेक ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में हम लोग क्या ले सकते हैं, द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर। प्रॉब्लम लिखा हुआ मेरा मिट गया, मतलब प्रॉब्लम में लगता है तुम लोग सही में प्रॉब्लम में आओगे। क्वेश्चन है द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर। पहला वर्टेक्स दिया है A, जिसका कोऑर्डिनेट है A, A tan A, A, A tan A। उसके बाद B, इट्स नॉट tan A, इट्स tan अल्फा। A हम गलती से लिख दिए, इट विल बी tan अल्फा। और B का कोऑर्डिनेट दिया है B, tan बीटा, B, B tan बीटा। एंड C का कोऑर्डिनेट दिया है C, C tan गामा। The vertices of a triangle are this and this, full stop. If the circumcenter of triangle ABC, if the circumcenter of triangle ABC
कोइंसाइड्स विथ ऑरिजिन या इज एट ऑरिजिन खाली लिखो ना, इज एट ऑरिजिन एंड एच दिया हुआ है एच बार कॉमा वाई बार डिनोट्स द ऑर्थो सेंटर। एक्स कॉमा वाई की जगह दिए हैं एक्स बार कॉमा वाई बार डिनोट्स द ऑर्थो सेंटर, denotes the ortho center, then prove that y bar by x bar, हम लोग को प्रूव करना है y bar by x bar, y bar by x bar equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma divided by cos alpha plus cos बीटा प्लस cos गामा। ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो तुम लोग अपना ट्राई करना शुरू करो। हम इधर जो ब्लू कलर से लिखा गया उसको मिटा करके थोड़ा ब्लैक कलर से लिख देते हैं। You start trying the problem. Don't wait for me. I will discuss it soon. डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन हम लोग। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है? सरकम सेंटर ओरिजिन पे है, तीनों वर्टेक्स देखो ए टैन अल्फा, बी टैन बीटा, सी टैन गामा के फॉर्म में दिया है और ऑर्थो सेंटर तुमको बोला है एक्स बार कॉमा वाई बार है। इतना कुछ के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला काम होता है कोऑर्डिनेट में देखो सवाल बनाना है तो सबसे पहले तुम समझ जाओ कि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। बिना डायग्राम तुम सोचो कि हम सवाल बना लेंगे, नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक रफ डायग्राम बनाएंगे। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। कोऑर्डिनेट में एग्जैक्ट डायग्राम बनाने का कभी जरूरत होता भी नहीं है, बट रफ डायग्राम इज ऑलवेज नीडेड। सपोज ए का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ए टैन अल्फा, बी का कोऑर्डिनेट है बी कॉमा बी टैन बीटा और सी का कोऑर्डिनेट है सी कॉमा सी टैन गामा और इसका सरकम सेंटर है भाई ओरिजिन। तो ओरिजिन से तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है, हम लोग को पता ही है, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी होना चाहिए कायदे से। दैट वी विल राइट फर्स्ट। सो नाउ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये कैपिटल आर के बराबर होता है, हम लोग को पता है। ओ ए का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से जब निकालेंगे, ओ मेरा ओरिजिन पर है, सरकम सेंटर मेरा ओरिजिन पर है, तो ये हो जाएगा पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा। प्लीज रेज हैंड इफ ओके। दिस वुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर बीटा एंड दिस वुड बी ऑल्सो इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टैन स्क्वायर गामा एंड दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये कैपिटल आर के बराबर होना चाहिए तीनों डिस्टेंस। और अंदर में तुम रूट के अंदर देखो ए स्क्वायर कॉमन जब लोगे तो वो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा होगा, फिर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर गामा होगा। तो उस कैलकुलेशन को हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं अभी। सो इम्प्लाइज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर को सीधे लिख देते हैं ए सेक अल्फा इक्वल टू बी सेक बीटा इक्वल टू सी सेक गामा इक्वल टू आर। ए कितना हो गया, ए हो जाएगा आर बाई सेक अल्फा, मतलब कि आर कॉस अल्फा। प्लीज रेज हैंड। उसी तरह बी हो जाएगा आर कॉस बीटा, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, और सी हो जाएगा आर कॉस गामा। ठीक है। सो नाउ तुम्हारा कोऑर्डिनेट ए
दिया हुआ था a इंटू ए tan अल्फा विच इज सेम एज a तो मेरा आ गया r cos अल्फा और a मतलब r cos अल्फा इंटू tan अल्फा। tan अल्फा होता है sin अल्फा बाई cos अल्फा, cos अल्फा कट गया, बचा sin अल्फा। सो दिस इज r cos अल्फा r sin अल्फा। जल्दी हैंड रेस करो, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। सो सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट आएगा b कॉमा b tan बीटा, this will be same as r cos beta and r sin beta, and c का जो कोऑर्डिनेट है c comma c tan gamma, this c coordinate will be r cos gamma r sin gamma। तीनों के मदद से तुम सबसे पहले तो सेंट्रॉइड निकाल लो g। सेंट्रॉइड हम लोग निकालेंगे g, वो होता है तुम्हारा सारा कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, तो देख लो एवरेज क्या आ रहा है हमको, आर कॉस अल्फा प्लस आर कॉस बीटा प्लस आर कॉस गामा होल डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और आर कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। वैसे ही हम लोग वाई कोऑर्डिनेट में भी करेंगे हम लोग। सो आई एम राइटिंग सेंट्रॉइड इज इक्वल टू इम्प्लाइज सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट देखो लिख रहे हैं, आर तो कॉमन आ जाएगा और आर बाई 3 आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा कॉमा आर बाई 3 फिर से कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। दिस इज माई जी। जी की कोऑर्डिनेट आ गई, ओ ऑलरेडी पता है। अब हम लोग एच निकाल सकते हैं यूजिंग 2:1 रूल। देखो मेरा हर एक कंसेप्ट देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये तुमको मान के चलना है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नाउ वी अप्लाई एच जी ओ रूल। एच की कोऑर्डिनेट एक्स बार कॉमा वाई बार, जी की कोऑर्डिनेट ये रही, ओ की कोऑर्डिनेट ऑरिजिन, रेशियो इज 2:1। so just apply the section formula। so by section formula we get 2 मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो वो जीरो हो गया, 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स बार से एक्स बार हो गया, बाई 3 हो जाएगा, वो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए। so r/3 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। रेज हैंड, यस और नो। और y कोऑर्डिनेट पे जब सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो 2 इंटू जीरो जीरो होना चाहिए, 1 इंटू वाई बार होना चाहिए, बाई 3 इक्वल टू ये सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। नाउ डिवाइड 3/2। सो नाउ इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, 3 कट गया, y बार बाई एक्स बार आ गया, r/3 कट गया, ऊपर आ गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। हेंस प्रूव्ड, जो प्रूफ करना था हम लोग को। मतलब इस मेथड से तुम एक तरह से कह सकते हो कि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए जब तुमको सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर पता होता है तो। यही हम लोग को प्रूफ करना था फॉर आवर क्लास। आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है।